क्लास में पोटी करने वाली भूखड़ टीचर। सुगंधा को खाना खाने का बहुत शौक था। वो हर वक्त कुछ न कुछ खाते रहती थी। उसे जल्दी ही एक स्कूल में सरकारी टीचर की नौकरी लगी थी। वह स्कूल में अपने खाने पीने का एक अलग से थैला लेकर जाती थी। अरे सुगंधा, इस भारी भरकम थैले में क्या भरकर ले जा रही हो स्कूल? अरे कुछ नहीं भाभी, वो तो बस मेरे नाश्ते और लंच का कुछ सामान है। जब से स्कूल की नौकरी लगी है तब से मैं ठीक से खा ही नहीं पाती। अच्छा भाभी, अब मैं निकलती हूँ, मुझे देर हो रही है। अरे सुगंधा, अपना बैग तो लेती जाओ। थैंक यू भाभी, अगर मैं ये भूल जाती फिर तो मैं भूख से पागल ही हो जाती। रोज की तरह ही सुगंधा आज अपना थैला लेकर स्कूल पहुँचती है। सुगंधा को देखते ही स्कूल के बच्चे और दूसरे टीचर में कानाफूसी होने लगी। इंग्लिश की टीचर रमा ने सोनल मैडम को अपने पास बुलाया और कहा, क्या हुआ रमा मैडम? अरे सोनल, तुमने उस मोटी सुगंधा मैडम को देखा? आज फिर से झोला भरकर खाना लेकर आई है। हाँ यार, ये तो सारा दिन क्लास और कॉमन रूम में बैठकर खाती ही रहती है। पता नहीं ये बच्चों को क्या सिखाती पढ़ाती होगी, अपनी तरह खाना खाना सिखाती होगी। इधर सुगंधा अपने बैग लिए क्लास में पहुंचती है। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठ जाओ। सभी बच्चे अपने अपने सीट पर बैठ जाते हैं। सुगंधा भी अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है और बैठते ही अपने बैग में से पानी की बोतल और पराठे निकालती है। जल्दी जल्दी के चक्कर में तो नाश्ता करने का भी टाइम नहीं मिला, तो क्लासरूम में ही बैठे बैठे चाय और पराठे खाने लगती है। वो क्लासरूम में ही बैठे बैठे चाय और पराठे खाने लगती है। सभी बच्चे सुगंधा मैडम की तरफ देखने लगते हैं। सभी बच्चे ऐसे क्या देख रहे हो? चलो सभी बच्चे अपना नोटबुक निकालो और गाय पर निबंध लिखो। बच्चे अपना काम करने लगते हैं। तब तक सुगंधा अपना चाय और नाश्ता खा लेती है। थोड़ी देर के बाद, बच्चों को तो निबंध लिखने में भी टाइम लगेगा, तब तक फ्रूट खा लेती हूँ। सुगंधा अपने बैग में से कुछ फ्रूट निकालती है और खाने लगती है। तब तक बच्चों ने भी निबंध लिख लिया था। एक एक करके सभी बच्चे अपना कॉपी लेकर सुगंधा को दिखाने लगते हैं। सुगंधा बच्चों का कॉपी भी चेक करती और साथ में फ्रूट्स भी खाती है। फ्रूट तो खत्म हो गया, अब कुछ चटपटा खाने का दिल कर रहा है, चिप्स खा लेती हूँ। सुगंधा अपने बैग से चिप्स निकालती है और खाने लगती है। स्कूल के बच्चे सुगंधा को खाते हुए देखकर आपस में बातें करने लगते हैं। सोनी, जरा सोच, अगर सुगंधा मैडम का किसी दिन पेट खराब हो गया तो क्या होगा? उस दिन मैडम टॉयलेट में भी बैठकर खाना खाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, सुगंधा मैडम का खाना छूट नहीं सकता। दोनों बच्चों को हंसते हुए मैडम देख लेती है। रानी और सोनी, तुम दोनों क्यों हंस रही हो? चलो अब तुम दोनों अपना कॉपी चेक कराओ। अगर सही से तुमने नहीं लिखा होगा ना, फिर देखना कल तुम दोनों को ही मेरे लिए अपने घर से खाना लाना पड़ेगा। रानी, सुगंधा मैडम की सजा भी कितनी आसान है ना। मैं तो मम्मी से बोलकर एक टिफिन और खाना ले आऊंगी। सुगंधा मैडम कॉपी चेक कर रही थी, तभी लंच हो जाता है। चलो सभी बच्चे अब खाना खा लो। सुगंधा अपना बैग लेकर कॉमन रूम में चली गई। वहाँ दूसरे टीचर भी अपना लंच लेकर खाना खा रहे थे। अरे सुगंधा, आज क्या लाई हो खाने में? आज तो मैं राजमा चावल लाई हूँ। सुगंधा जल्दी से अपना बैग में से 4 डब्बे बाहर निकालती है, जिसमें 2 डब्बे चावल और 2 डब्बे राजमा होता है। अरे ये 2-2 डब्बे, आज हम सबके लिए खाना तुम ही लेकर आई हो क्या? नहीं यार, ये सब डब्बे मैं अपने लिए लेकर आई हूँ। मुझे राजमा चावल बहुत पसंद है। सभी टीचर अपना लंच खत्म करके उठ जाते हैं, लेकिन सुगंधा मैडम खाते ही रह जाती है। सारा खाना खत्म करने के बाद वो अपना एक और डब्बा निकालती है और उसमें से 2 गुलाब जामुन निकालती है और वो खाती है। सुगंधा हर रोज इतना ही खाना खाती थी। वो रोजाना 5 तरह के फल खाती, साथ में नमकीन बिस्किट भी खाती है। एक दिन वो नाश्ते में 8 आलू के पराठे लेकर आई थी और सारे पराठे वो खुद ही खाई। इतना सब खाने के बाद भी सुगंधा का पेट नहीं भरा। स्कूल के बाहर खड़े ठेले वाले से छोले भटूरे तो कभी छोले कुलचे लेकर खाती थी। एक दिन की बात है, रोज की तरह ही सुगंधा अपना खाने से भरा बैग लेकर स्कूल आती है और क्लास में आते ही, अरे आज तो मैंने सुबह से कुछ खाया ही नहीं, बहुत जोरों की भूख लगी है।
उसके बाद सुगंधा मैडम जल्दी से कटोरी भरकर नमकीन निकालती है और चाय के साथ खाने लगती है। नमकीन खाने के थोड़ी देर बाद ये पेट में गुड़गुड़ कैसी हो रही है। सुगंधा मैडम के पेट से गुड़गुड़ की आवाज आने लगी और उसे खट्टी खट्टी ढकारे भी आने लगी। थोड़ी देर के बाद सुगंधा को बहुत तेज पोटी का प्रेशर आने लगा। वह दौड़ी दौड़ी टॉयलेट की तरफ जाती है। दूसरे क्लास के टीचर और मैम भी सुगंधा को दौड़ते हुए देख लेते हैं। वो टॉयलेट में पोटी करने लगती है। तभी उसके पेट से बहुत तेज तेज आवाजें आने लगती है। अरे ये क्या, मुझे तो लूज मोशन हो गया। सुगंधा की पोटी करने का आवाज बाहर तक जा रही थी और वो दूसरे क्लास के बच्चे और टीचर को भी सुनाई दे रहा होता है। पूरे क्लास में बहुत गंदी बदबू फैल जाती है। इधर सुगंधा काफी देर तक टॉयलेट में बैठे पोटी करती रहती है। कल रात मैंने ढेर सारे छोले भटूरे खाए थे, लगता है उसी से मेरा पेट खराब हो गया। हे भगवान, मेरे पेट में तो बहुत तेज दर्द भी हो रहा है। काफी देर होने के बाद भी सुगंधा बाहर नहीं आई तो सफाई करने वाली शांति काकी उससे आवाज लगाती है। सुगंधा मैडम, कितना टाइम लगाइएगा? हमको सफाई करके घर भी जाना है। हाँ शांति, अभी निकलती हूँ। उसके बाद सुगंधा टॉयलेट के बाहर आती है और हाथ मुंह धोने के बाद क्लासरूम में जाती है। तभी एक स्टूडेंट आकर कहती है, मैडम आपने जो मुझे होमवर्क दिया था उसमें से मुझे कुछ पूछना है। वो मुझे मैथ के कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आया, आप बता दीजिए। तभी सुगंधा उसे बताने लगती है। तभी उसके पेट में फिर से तेज तेज गुड़गुड़ होने लगता है और उसे फिर से प्रेशर आ जाता है और वो दौड़ते हुए टॉयलेट की तरफ भागती है। लेकिन प्रेशर इतना तेज था कि बाहर ही उसका पोटी निकल गया। वो लूज मोशन करते हुए टॉयलेट पहुंची। उसने पूरा फ्लोर पोटी से गंदा कर दिया था। पूरा स्कूल पोटी की बदबू से परेशान हो गया। अरे छी छी, यहाँ तो किसी ने पोटी करी है। छी, जरूर ये पोटी सुगंधा मैडम ने ही की है, क्योंकि अभी अभी वही यहाँ से भागते हुए टॉयलेट में गई है। इधर सुगंधा को लूज मोशन होता है। वो जैसे ही उठकर हाथ धोने लगती, उसे फिर से पोटी आ जाती है और वो जोर जोर से आवाज कर कर के पोटी कर रही थी। बाहर सभी पोटी की बदबू से परेशान होकर क्लास छोड़कर बाहर खड़े हो जाते हैं। बात प्रिंसिपल मैडम तक पहुंच जाती है और वो अंदर जाकर देखती है तो गुस्सा होते हुए कहती है, ये किसकी करतूत है? किसने की है इतनी गंदी हरकत? और किसकी होगी? उसी भुक्खर मैडम की है जो पूरे दिन ठूसते रहती है। अब इतना खाएगी तो लूज मोशन तो होगा ही। अब इनकी वजह से पूरा स्कूल परेशान है। अब तो हम लोगों को यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुका जा रहा है। प्रिंसिपल मैडम ने शांति को बुलाकर पूरे स्कूल की सफाई करवाई। सुगंधा कहाँ है? मैडम जी, वो तो जब से टॉयलेट में ही बैठी है। जाओ और उसे बुला कर लाओ। शांति काकी उसे बुलाने जाती है, लेकिन वह देखती है कि सुगंधा वहीं टॉयलेट के फर्श पर बेहोश होकर गिरी हुई है। वो प्रिंसिपल मैडम को वहां बुलाती है और प्रिंसिपल मैडम स्कूल प्रशासन की मदद से सुगंधा को हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है। देखिए, काफी ज्यादा लूज मोशन होने की वजह से इन्हें डिहाइड्रेशन हो गया है। मुझे जल्दी ही इन्हें ग्लूकोज चढ़ाना होगा। अस्पताल में भी सुगंधा को लूज मोशन होता ही जा रहा था। हॉस्पिटल के बेड और गद्दे भी सुगंधा की वजह से खराब हो गया था। कुछ देर इलाज के बाद सुगंधा का लूज मोशन सही हो गया और उसे होश आ गया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने डॉक्टर, प्रिंसिपल मैडम, स्कूल के बच्चे खड़े थे। सुगंधा उन्हें देखकर बहुत शर्मिंदा हो गई। तभी डॉक्टर ने कहा, सुगंधा जी, आपको कुछ दिनों तक लिक्विड डाइट पे ही रहना होगा। उसके बाद भी अब आपको हल्का और सादा खाना ही खाना होगा, क्योंकि ओवर ईटिंग के वजह से आपके लीवर में सूजन आ गया है। डॉक्टर साहब, अब मैं बहुत ही कम खाना खाऊंगी। आज मेरी वजह से सबको बहुत परेशानी हुई है। हो सके तो आप सब मुझे माफ कर दें। ओवर ईटिंग की आदत की वजह से मैंने कभी बच्चों को सही से नहीं पढ़ाया, हमेशा सिर्फ अपने खाने पर ही ध्यान दी, जिस वजह से आज मैं यहाँ हॉस्पिटल में हूँ। मुझे आप सब माफ कर दीजिए। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही बहुत है। अब हमें उम्मीद है कि आप आगे से अपने खाने पीने का खास ध्यान रखोगी और बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देगी।
क्योंकि सेहत ज़्यादा खाना खाने से नहीं बनती, इसीलिए उतना ही खाना चाहिए जितनी की ज़रूरत हो। ब्रिटेन राज्य में सिया नाम की एक बहुत ही प्यारी लड़की रहती थी। सिया जब बहुत छोटी थी तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया, जिसके बाद सिया अपनी चाची मंजू के साथ रहती थी। मंजू बहुत ही दुष्ट औरत थी। वह सिया पर बहुत अत्याचार करती थी और उसे ठीक से खाने तक को नहीं देती थी। लेकिन सिया बहुत ही विनम्र और समझदार थी। वह बिना कुछ बोले अपने चाची की हर बात मानती थी। सिया कहाँ मर गई? जी चाची, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, जाओ मेरे लिए बिरयानी बनाकर ले आओ। पर चाची, अभी का खाना तो मैंने बना दिया है और बिरयानी बनाने में अभी काफी समय लगेगा। मैं कल आपके लिए बिरयानी बना दूंगी, अभी आप यही खाना खा लीजिए। क्या कहा? कुछ नहीं, मैं अभी आपके लिए बिरयानी बना कर ले आती हूँ। अगले दिन, सिया ये लो, ये सामान का कुछ लिस्ट है, इसे शाम तक तैयार कर देना। आज मेरे घर में मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं और मैंने शाम को घर में पार्टी रखी है, जिसकी सारी तैयारियां तुम्हें करनी है। ध्यान रहे सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए। इतना सारा काम मैं अकेले कैसे करूँगी? वो सब मैं नहीं जानती, बस शाम तक सारा बंदोबस्त हो जाना चाहिए। इतना बोलकर मंजू वहाँ से चली जाती है और सिया कामों में लग जाती है। सिया चुपचाप अपनी चाची से बिना किसी शिकायत के उसकी हर बात माना करती थी। अगले दिन बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रहा था। मंजू खुद को ठंडा करने के लिए पंखा कर रही थी। वही सिया धूप में बैठकर धान को सुखा रही थी। तभी उसकी चाची उससे कहती है, सिया तुम कितने धीरे धीरे काम कर रही हो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। कर ही तो रही हूँ चाची, ये धान ही इतना ज्यादा है कि वक्त लग रहा है। तुमने मुझे पलट कर जवाब दिया? तुम्हारी इतनी हिम्मत? अब तुम शाम तक इन सारे धान का चावल तैयार करोगी, समझी? चाची ये मैं कैसे कर सकती हूँ? चावल तो मशीन में बनते हैं ना, फिर आखिर मैं इसे हाथ से कैसे कर सकती हूँ? वो सब मैं नहीं जानती। अगर तुमने ये नहीं किया फिर मैं तुम्हें रात का खाना नहीं दूंगी, समझी? सिया धूप में धान सुखा रही थी। धान बहुत सारा था, उसे सुखाने में ही सिया का पूरा दिन गुजर गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं इतनी जल्दी इतने सारे धान का चावल कैसे बनाऊं? प्लीज कोई तो मेरी मदद करो, मैं ये नहीं कर सकती, भगवान मेरी मदद करो। सिया ये बोलकर रो ही रही थी, तभी उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की प्रकट होती है और सिया से बोलती है, हाय सिया, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? आप कौन हैं? मैं तो बस यूं ही यहाँ से गुजर रही थी। तुम मदद के लिए किसी को पुकार रही थी ना? बताओ तुम्हें क्या मदद चाहिए? नहीं नहीं शुक्रिया, आप ये नहीं कर पाओगे, आप जाओ। किसने कहा मैं ये नहीं कर पाऊंगी? सिया तुम बहुत थक गई हो, तुम थोड़ा आराम कर लो, ये सब मैं कर दूंगी। सिया सुबह से काम करके बहुत थक गई थी। वह उस लड़की की बात सुनकर वहीं पर सो गई। तभी उस लड़की ने कुछ जादू किया और देखते ही देखते खिलखिलाते हुए चावल में बदल गया। गुड नाइट मेरी दोस्त। इतना बोलकर वो लड़की वहाँ से गायब हो गई। सुबह चाची मंजू के चिल्लाने की आवाज सुनकर सिया की आंखें खुली। हे भगवान, चाची चावल तो, क्या सारा धान का चावल बन गया है? तभी उधर से मंजू आ जाती है। महारानी अभी तक काम हुआ क्या? तुमने ये सारा काम कर दिया? जी चाची जी, मैंने ये सारा धान का चावल बना दिया। अपनी चाची की तरह सिया भी बहुत हैरान थी कि आखिर ये सब कैसे हुआ, लेकिन उसने अपनी चाची को ये जाहिर नहीं होने दिया। हालांकि उसके चाची को उस पर यकीन तो नहीं हो रहा था, लेकिन उसके पास सच को स्वीकारने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। अगले दिन मंजू सिया को आजमाने के लिए उसे एक तालाब के पास ले गई। सिया, कल तो तुमने अपना काम बहुत अच्छे से कर दिखाया, लेकिन अब तुम्हें इस चलनी से पूरे तालाब के पानी को खाली करना है, समझी? क्या? पर ये कैसे संभव है? तुम्हारे लिए धान का चावल बनाना संभव हो सकता है तो ये क्यों नहीं? जितना कहा गया उतना करो, वरना मैं तुम्हें एक हफ्ते तक खाना नहीं दूंगी।
इतना बोलकर मंजू वहाँ से चली जाती है। सिया बहुत ही दुखी हो जाती है क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि उछलने से उस तालाब का पानी एक दिन में तो क्या अगले 7 जन्मों में भी खत्म नहीं होने वाला है। पर अगर मैंने ये नहीं किया फिर तो मुझे 7 दिनों तक भूखे ही रहना होगा। कोई तो मेरी मदद करो। कैसे हो सिया? हम जब भी मिलते हैं तुम हमेशा रोती ही रहती हो। बताओ क्या बात है? हे प्यारी लड़की, तुमने वो उस दिन कैसे किया था? ओ मेरी प्यारी दोस्त, बीती बातों को भूल जाओ। इस बार तुम्हें क्या परेशानी है? बताओ मुझे। फिर सिया उसे सारी बात बताती है। अच्छा तो ये बात है, फिर तुम क्यों रो रो कर इस तालाब को भरने में लगी हुई हो? एक काम करो, तुम थोड़ी देर घूम कर आ जाओ। ये चलनी मुझे दो, मैं इसे करती हूँ। अब तुम जाओ और वादा करो तुम मुझे देखोगी नहीं। सिया वहाँ से चली जाती है। वो लड़की जरूर एक परी होगी। हाँ वो एक परी ही है, मुझे उससे मिलना होगा। सिया वापस उस तालाब के पास आती है, लेकिन अब उस जगह पर ना तो तालाब थी और ना ही वो लड़की। ये तालाब ये तो खाली हो गई और वो लड़की भी चली गई। तभी मंजू वहाँ आती है और तालाब को सूखा देखकर हैरानी से कहती है, अरे ये तुमने कैसे कर दिया? इस चलनी से? और कैसे? आपने ही तो मुझे ये चलनी दिया था। अगले दिन उसकी सौतेली चाची गुस्से से उसे एक बंजर जमीन के पास ले गई। पहले दोनों काम तो तुमने किसी तरह से कर लिया, पर इस बार तुम एक महल बनाओगी, समझी? वो भी इस बंजर जमीन पर। एक महल? किंतु ये तो नामुमकिन है। चुप करो, अगर महल तैयार नहीं हुआ तो मैं तुम्हें धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल दूंगी। सिया फिर से सोच में पड़ गई। मैं यह नहीं कर सकती। ओ प्यारी जादुई लड़की, प्लीज मेरी मदद करो। क्या बात है दोस्त, आज तुमने कोई रोना धोना नहीं किया? बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, इस बार तुम्हें क्या करना है? एक विशाल महल बनाना है, वो भी कल तक। बस इतनी सी बात। तुम अपने घर जाओ और शाम को अपनी चाची को लेकर यहाँ आ जाना, तुम्हें महल मिल जाएगा। लेकिन हाँ, अब अपनी चाची को रोको, उसे और मनमानी करने मत दो। अब जाओ। जैसे सिया वहाँ से गई, उस जादुई लड़की ने एक जादू किया और वहाँ पर एक विशाल महल बनकर तैयार हो गया। जब शाम को सिया अपनी चाची के साथ वहाँ आई तो वे दोनों महल को देखकर हैरान रह गए। वे दोनों महल के भीतर गई। उसकी चाची महल के कोने कोने को अच्छे से देख रही थी। तभी वो दोनों महल के तरखाने में पहुंच गए। तभी सिया ने मौका देकर तरखाने को बंद कर दिया। सिया, ये क्या बदतमीजी है? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। नहीं, मैं आपको बाहर नहीं निकालूंगी। ये मेरा महल है और यहाँ सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। आप मुझ पर और ज्यादा जुर्म नहीं कर सकती। ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगी। मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी, पर मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। सिया उसे वहाँ से बाहर निकाल देती है, जिसके बाद उसकी सौतेली चाची सदा के लिए वहाँ से चली जाती है और कभी मुड़कर सिया की तरफ नहीं देखती है। सिया महल में आराम से रहने लगती है। एक दिन सिया बगीचे में टहल रही थी, तभी उसे एक खूबसूरत राजकुमार दिखाई देता है। हेलो प्यारी लड़की, मैं एक राजकुमार हूँ। मेरा नाम विवान है। क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप यहाँ जंगल में शिकार करने आए हैं क्या? नहीं नहीं, मैं तो पश्चिम की यात्रा कर अपने राज की तरफ लौट रहा था। बस थोड़ा थक गया हूँ, इसलिए यहाँ आ गया। मुझे पशु पक्षियों का शिकार करना बिल्कुल पसंद नहीं है। हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी से किसी का जीने का हक छीने। हाँ, मेरा मानना भी यही है। यहाँ पास ही मेरा महल है, आप चलकर वहाँ आराम कर सकते हैं। विवान बहुत ही अच्छा राजकुमार था। सिया और विवान की सोच एक दूसरे से काफी मिलती थी और दोनों ने आपस में शादी करने का फैसला किया। सिया, ये लो, ये मलमल का लहंगा है। मैं ये चाहता हूँ हम अब जब भी मिले तो तुम मुझे इसी मलमल के लहंगे में मिलो। देखो, मैं जल्दी ही अपने पिता से शादी की अनुमति लेकर तुम्हारे पास आता हूँ। तुम मेरा इंतजार करना, मैं जरूर आऊँगा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अपना ध्यान रखना। विवान सिया से विदा लेकर
अपने राज्य में लौट आया। वह अपने राज्य पहुंचा तो वहां उसकी बचपन की दोस्त लैला उसका बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी। विवान, अब मुझे तुमसे और दूर नहीं रहा जा रहा। विवान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। फिर विवान ने लैला को सिया के बारे में बताया और ये भी बताया कि सिया और वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और जल्दी ही शादी करने वाले हैं। यह सुनकर लैला गुस्से से पागल हो गई, लेकिन उसने अपने गुस्से पर काबू करते हुए कहा, विवान, तुम्हारे पिताजी तो राज्य से बाहर गए हैं। अब जाते जाते आखिर बार मेरे साथ चाय पीकर तो जा ही सकते हो ना। और फिर लैला बड़ी ही चालाकी से विवान के चाय में सम्मोहन वाली दवाई मिलाकर उसे पिला देती है। विवान अब पूरी तरह से लैला के बस में हो जाता है। वो वही करता और सुनता है जो लैला चाहती है। जल्दी ही पूरे राज्य में लैला और विवान की शादी का घोषणा करवा दी गई। अरे, तुमने सुना? पड़ोस की राज्य की राजकुमारी लैला और विवान की शादी होने वाली है। हाँ, मैंने भी ऐसा ही सुना है। वहीं दूर खड़ी सिया भी उनकी बातें सुन लेती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विवान मुझसे धोखा नहीं कर सकता। फिर वो लैला से शादी क्यों कर रहा है? क्या उसने मुझसे जो भी कुछ कहा वो सब झूठ और फरेब था? सिया रो रही थी। तभी फिर से वो जादुई लड़की वहाँ प्रकट होती है। ओ मेरी प्यारी दोस्त, तुम फिर से रो रही हो? सिया ने रोते हुए उसे विवान के बारे में बताया। सिया, मैं विवान को अच्छे से जानती हूँ। वो इस तरह का इंसान नहीं है। लगता है उसे किसी ने सम्मोहित किया है। सम्मोहन? फिर तो मुझे जल्दी से विवान के ऊपर से इस सम्मोहन को तोड़ना होगा, क्योंकि प्यार में बहुत ताकत होती है और तुम अपने प्यार से ही इसे तोड़ सकती हो। तुम उसके दिए जादुई मलमल के लहंगे को पहनकर उसके पास जाओ और प्यार के जादुई शब्द उससे कहो। जल्दी जाओ। सिया जल्दी से उस जादुई मलमल के लहंगे को पहन लेती है और जल्दी विवान के राज्य की तरफ निकल जाती है। वह जल्दी ही विवान के महल में पहुंच जाती है। वहां शादी की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी। सिया जल्दी से महल के अंदर गई। सबकी नजर सिया पर ही थी। जैसे ही विवान ने सिया को देखा, उससे सब कुछ याद आने लगा। विवान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरे साथ चलो। और फिर विवान सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए सिया के साथ उसके महल में आ गया। लैला बस उससे जाते हुए ही देखती रह गई। और फिर परी ने सिया और विवान की शादी करवा दी और दोनों उस महल में खुशी खुशी रहने लगे।